जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक आवासीय स्कूल है, यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के अधीन काम करती है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस में ही रेजिडेंस की व्यवस्था की गई है। जो रेजिडेंस उन कर्मचारियों को अलॉट किया जाता है और जिसके एवज में उनसे ना तो कोई रेंट लिया जाता है, ना तो लाइसेंस फी वसूला जाता है। इसलिए इस रेजिडेंस को रेंट फ्री अकोमोडेशन कहा जाता है। और जो अलॉटमेंट होता है, इसे रेगुलेट करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने 2011 में नियम बनाया था, जिसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल 2011। यानी कि फ़िलहाल जो अलॉटमेंट होता है उन क्वार्टर्स का, तो अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल 2011 के हिसाब से ही होता है। लेकिन समय समय पर इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं और जो बदलाव हुआ है उसको भी ध्यान में रखा गया है। उसे ध्यान में रखते हुए जो क्वार्टर अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो क्वार्टर्स अवेलेबल हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है और किन स्टाफ की क्या एलिजिबिलिटी बनती है, अलॉटमेंट का बेसिस क्या होता है, प्रायोरिटी किन कर्मचारियों को दी जाती है, अलॉटमेंट कमेटी क्या होता है और कौन कौन से मेंबर होते हैं अलॉटमेंट कमेटी के, म्यूचुअल एक्सचेंज से संबंधित क्या प्रोविज़न है, या अगर सेम स्टेशन पर हस्बैंड और वाइफ दोनों पोस्टेड है तो इससे संबंधित नियम क्या है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रेजिडेंस अवेलेबल है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और किन कर्मचारियों की क्या एलिजिबिलिटी बनती है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, कैंपस में रहना उनके लिए अनिवार्य होता है और इसके लिए ही रेजिडेंस की व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, इसमें आप एक साइड पोस्ट देख रहे हैं और दूसरी साइड आप एंटाइटलमेंट देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो फिलहाल जो टाइप्स अवेलेबल हैं वो 1 से लेके 4 टाइप्स तक के क्वार्टर अवेलेबल हैं, जिसमें 4 टाइप के क्वार्टर प्रिंसिपल के लिए है और वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, स्टाफ नर्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यूडीसी और कैटरिंग असिस्टेंट, ये सब जो है टाइप 3 के हकदार होते हैं। एलडीसी, कुक, ड्राइवर, ईसीपी के लिए टाइप 2 क्वार्टर की व्यवस्था की गई है जिसके वो हकदार होते हैं, और ग्रुप डी या फिर एमटीएस स्टाफ टाइप 1 के हकदार होते हैं। तो आपने देख लिया जो पोस्ट है और उसके अगेंस्ट में उसका एंटाइटलमेंट आपने देख लिया, जो कि ग्रेड पे डिपेंड करता है। जो 6 पे कमीशन का ग्रेड पे दिखाया गया है और 7th पे कमीशन में जहाँ पर अब मैट्रिक्स की बात है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 7600 और 5400 की बात है, तो जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी है तो 6 पे कमीशन के बाद ये अपग्रेड हो चुका है। यानी कि फिलहाल प्रिंसिपल 5A के हकदार हैं और वाइस प्रिंसिपल टाइप 4 के हकदार हैं। तो दोस्तों, ये है एलिजिबिलिटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए जो अलॉटमेंट का बेसिस है, तो यानी कि इसके लिए प्रायोरिटी क्या बनती है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए प्रायोरिटी क्या बनती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सब रूल 3 कहता है कि जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है या स्टाफ नर्स हैं, सभी को रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अलॉट किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस के अंदर। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखिए, कहता है कि जो अलॉटमेंट का बेसिस होगा वो अलॉटमेंट और अवेलेबिलिटी दोनों होगा। यानी कि पहला एंटाइटलमेंट होना चाहिए और दूसरा अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कि यानी कि उस टाइप का क्वार्टर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है एक तरह का प्रायोरिटी लिस्ट है। यानी कि प्रायोरिटी क्या होगा अलॉटमेंट में, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल का, फिर जो ऑल हाउस मास्टर मिस्ट्रेस होता है,
उनका एंटाइटलमेंट बनता है। उसके बाद जो अदर एसेंशियल स्टाफ होते हैं जैसे स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ड्राइवर, तो इसकी बनती है। उसके बाद पीजीटी की, फिर टीजीटी और मिसलेनियस टीचर की, और फिर जो बारी आती है नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो ये प्रायोरिटी है, यानी कि जिस टाइप के क्वार्टर के एलिजिबल हैं उसी टाइप में उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये आपने देख लिया कि ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट में सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाता है। जो स्टेशन सीनियर होंगे, यानी कि जो उस जेएनबी पहले पहले ज्वाइन किए होंगे, उनको स्टेशन सीनियर माना जाएगा। और ये सीनियरिटी काम करेगा उस टाइप के क्वार्टर के लिए, यानी कि जैसे टाइप 3 के लिए जो है तो वहाँ पर जो दूसरे कर्मचारी टाइप 3 के हकदार होंगे तो उसी के साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, और सीनियरिटी तय होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द कंसर्न्ड जेएनबी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्रायोरिटी जो है दोनों का सेम हो सकता है, जैसे कि सेम स्टेशन पर दोनों कर्मचारी ज्वाइन किए हो, सेम डेट को करते हैं और सेम कैडर के भी हो। तो इस केस में जो सीनियरिटी का डिटर्मिनेशन होगा, सबसे पहले होगा कि कैडर में सीनियर कौन है, यानी कि कैडर में पहले ज्वाइन कौन किए हैं। अगर वो भी मान लीजिए टैली कर जाता है तो उसके बाद आएगा कि एनवीएस में जिसका लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होगा उनको सीनियर माना जाएगा। तो ये आपने देखा है। अब आप यहाँ देखिए कि जो ये सब रूल 5 देख रहे हैं, सब रूल 5 कहता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो हाउस मास्टर्स के लिए क्वार्टर बने हैं वो हाउस मास्टर्स को ही अलॉट किया जाएगा। यानी कि एक हाउस मास्टर जब हाउस मास्टरशिप से हटेंगे तो जिनको भी नेक्स्ट हाउस मास्टरशिप दिया जाएगा उनको वह क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। यानी कि जो ईयर मार्क है हाउस मास्टर के लिए वो क्वार्टर किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट हाउस मास्टर। तो आप सब रूल 5 आपने ये देखा है। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर सब रूल 6 है, और इसके हिसाब से अगर कोई कर्मचारी अपना अकोमोडेशन दूसरे के साथ चेंज करना चाहता है, यानी कि मान लीजिए कि दूसरे के साथ नहीं, मान लीजिए कि कोई कर्मचारी किसी अकोमोडेशन को खाली कर रहा है और कोई एलिजिबल एप्लीकेंट उसमें शिफ्ट करना चाहता है, यानी अपना रेजिडेंस चेंज करना चाहता है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि किसी को भी अलॉटमेंट करने से पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी उस एप्लीकेंट को मिलेगी। अगर कोई चेंज करने वाला नहीं है तो उसके बाद जो एज पर सीनियरिटी और प्रायोरिटी डेट होगा उसके हिसाब से दूसरे एलिजिबल पर्सन को क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। यानी कि चेंज करना परमिसिबल है सब रूल 6 के तहत। अब इसके बाद जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के लिए कहता है कि हर साल जो है तो कहता है कि हर टाइप ऑफ रेजिडेंस, यानी ईच टाइप ऑफ रेजिडेंस जो टाइप 1, 2, 3, 4 है, सब के लिए कहता है कि एक सीनियरिटी लिस्ट बनाया जाएगा हर साल के लिए। और ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में ये बनेगा कि किसके बाद किनका नंबर आएगा। ये सब रूल 7 कहता है कि जो कि बनाना जरूरी है। और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन मिलता है, यहाँ आप सब रूल 8 में देख रहे हैं कि जितने भी एप्लीकेशन आते हैं तो अलॉटमेंट कमेटी उन एप्लीकेशन पर विचार करेगी सब रूल 8 के हिसाब से। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अलॉटमेंट कमेटी क्या होता है। ये कमेटी होता है जो कि ऑथराइज किया गया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा स्कूल लेवल पर क्वार्टर को अलॉट करने के लिए। अब इसके लिए मेंबर, इसमें कौन कौन डेजिग्नेट मेंबर हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेंबर होते हैं ये 5 मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल, दूसरे में वाइस प्रिंसिपल या एब्सेंस में सीनियर मोस्ट टीचर, फिर एक पीजीटी, एक टीजीटी या फिर मिसलेनियस टीचर, और एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट या फिर यूडीसी। तो ये अलॉटमेंट कमेटी होता है। और ये अलॉटमेंट कमेटी कहता है कि ये लिस्ट बनाएगी, यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस इनको मिलते हैं सब रूल 9 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाएगी। यानी कि उस ईयर में किसको किसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अलॉटमेंट में एक ऑर्डर, एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे और जिसके हिसाब से जो जो रेजिडेंस खाली होगा उसके हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो हर साल लिस्ट जो बनाना है वो फ्रेश लिस्ट बनाया जाएगा। यानी कि जो भी लिस्ट बनाया जाएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में फिर नया लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो सब रूल 9 कहता है। इसके बाद अब आइए कि अब बात आती है कि अगर किसी को फैमिली है और किसी को फैमिली नहीं है,
तो इसमें किनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ प्रायोरिटी की बात की गई है जो स्टाफ फैमिली के साथ रहते हैं या फिर जिनको टीबी है, कैंसर है या जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो अलॉटमेंट में कहता है उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगर अकोमोडेशन की कमी है तो जो बैचलर या स्पिनिस्टर है उनको शेयर्ड अकोमोडेशन में रखा जाता है, यानी कि शेयरिंग में रखा जा सकता है। ये रूल 12 कहता है इसका। अब रूल 13 देखिए कि कभी कभी कोई कर्मचारी अगर मान लीजिए बैचलर रहता है, वो चाहता है कि हायर टाइप जो उनका एंटाइटलमेंट टाइप है वो लेके नहीं, उससे लोअर क्वार्टर में रहना चाहते हैं, जैसे कोई टाइप 3 के एंटाइटल्ड है और टाइप 2 में रहना चाहते हैं, तो ये भी परमिसिबल है। लेकिन कहता है कि रूल 13 कहता है कि रह सकता है और इसके लिए परमिशन दिया जा सकता है बशर्ते वह एम्प्लाई राइटिंग में, यानी कि रिटर्न एप्लीकेशन इसके लिए देंगे। और स्कूल का काम अगर प्रभावित नहीं होने वाला है, इससे नहीं होगा, तो उनको इस तरह की अनुमति दी जा सकती है लोअर टाइप ऑफ अकोमोडेशन में रहने के लिए, जो कि आप रूल 13 देख रहे हैं, यहाँ सब रूल 13 देख रहे हैं। अब सब रूल 15 देखिए कि प्राय होता है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप आइलैंड में होता है तो क्वार्टर नहीं छोड़ते कि उनको क्वार्टर वहाँ पर नहीं मिला है या अलग अलग कारण से। लेकिन जो अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल है ये इसकी अनुमति नहीं देती है। कहते हैं कि वो क्वार्टर को रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे कर्मचारी डबल एचआरए के हकदार होते हैं, यानी कि जहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हुई है तो वहाँ भी एचआरए ले सकते हैं कोई दूसरा किसी दूसरे अकोमोडेशन में रह के, और जहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र की गई है वहाँ भी वो रेंट या फिर अकोमोडेशन के हकदार होते हैं, इसलिए वो डबल एचआरए के हकदार हैं, इसलिए क्वार्टर रिटर्न करने के हकदार नहीं हैं। अब बात आती है म्यूचुअल एक्सचेंज की। क्या म्यूचुअल एक्सचेंज परमिसिबल है? तो रूल 8 जो है, रूल 8 कहता है कि अगर दो कर्मचारी चाहें म्यूचुअली एक्सचेंज करना अपने रेजिडेंस को तो इस तरह की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन रखा गया है। पहला कंडीशन है कि एक केस कि जहां दोनों कर्मचारी अगर 6 महीने के अंदर में, कहता है अगर कोई कर्मचारी 6 महीने के अंदर में अगर वहां से रिटायर करने वाला है, यानी मान लीजिए कि 2 कर्मचारी एक्सचेंज करना चाहते हैं और एक का रिटायरमेंट 6 महीने के अंदर है, तो इस केस में परमिशन नहीं दी जा सकती। अब दूसरा केस है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र होने वाला है, लाइकली, संभवतः, तो इस केस में भी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे क्या होगा, रूल का वायलेशन होगा। जाने में से पहले या रिटायर से पहले 2 कर्मचारी अपने आप में समझौता कर लेंगे और इससे दूसरे की जो एलिजिबिलिटी होगी, एंटाइटलमेंट होगा, वो बाधित होगा। इसलिए कहता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज में इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम स्टेशन पर होते हैं, तो देखिए कहता है कि जो अगर सेम स्टेशन पर है तो किसी एम्प्लाई के अगर मान लीजिए एक क्वार्टर पहले किसी स्पाउस को मिला हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा, यानी कि सेम स्टेशन पर उनको अलाउट नहीं किया जाएगा। अगर एक स्पाउस को अलाउट किया जा चुका है तो उसको सरेंडर करेंगे तभी उनको दूसरा क्वार्टर उनके एलिजिबिलिटी और एंटाइटलमेंट के हिसाब से उनको अलॉट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब एक स्टेशन पर जैसे कि 2 कर्मचारी होते हैं, 2 सेपरेट रेजिडेंस में रह रहे होते हैं और दोनों बाद में क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो 1 महीना के अंदर में उसमें से एक रेजिडेंस को सरेंडर कर देंगे, यानी कि जो एक रेजिडेंस है दोनों जो अलग अलग रखे हुए हैं तो एक को सरेंडर कर देंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो इसके लिए प्रोविज़न कहता है कि जो 30 दिन के बाद जो लोअर टाइप का अकोमोडेशन होगा उसको खुद ही कैंसिल्ड माना जाएगा, यानी कि 30 दिन के बाद उसे खुद ही कैंसिल माना जाएगा। तो दोस्तों ये है अलॉटमेंट से संबंधित नियम, ये है पूरी प्रक्रिया। आप क्लासिफिकेशन भी जाने, एलिजिबिलिटी भी जान गए, अलॉटमेंट कमेटी उसके मेंबर, ये सब कुछ आप जान गए और इसी के हिसाब से ये प्रक्रिया है और ये अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।